Hello guys, welcome to the AWS Solution Architect Associate and Advanced Networking courses। तो आज हम लेक्चर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको EC2 के बारे में बेसिक थोड़ी चीज़ें बताई थी। हमने एक मशीन रन करके देखा था। आज उसी पे फर्दर आगे बढ़ेंगे और EC2 की और भी चीज़ें समझेंगे। तो EC2 सबसे पहले मैं एक मशीन आपको लॉन्च कर देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि हमारा EC2 कंसोल, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया है। तो EC2 लॉन्च करने के लिए आपको पता है कि आप EC2 सर्च कर सकते हैं और रिसेंटली विजिटेड में भी आपको जब भी जो भी चीज़ें आप सर्च करेंगे वो आ जाता है यहाँ पर AWS कंसोल पे। तो आप यहाँ से भी EC2 पे जा सकते हैं। तो वी आर इन EC2। और मशीन लॉन्च करने से पहले जब भी आप जाएंगे इंस्टेंसेस पे, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप मशीन कहाँ लॉन्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले विंडो एक मशीन हम लॉन्च करेंगे यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस। जैसा आपको पता है एक नाम देना है, तो वही WSDC मशीन 1 हम नाम दे देते हैं। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ दिखा रहा है, यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो यहाँ पर जाकर आप विंडोज़ 2022 सर्वर जो हम ज़्यादा फेमिलियर हैं उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टैंड टाइप ऑलरेडी प्री टायर एलिजिबल पे T3 2 वर्चुअल CPU और 1 GB रैम वाला आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता है बिकॉज इट इज फ्री टायर। यू वांट टू चेंज, यू कैन गो एंड चेंज। जो आपने देखा था की पेयर ऑलरेडी हमने बना लिया था, वही की पेयर यूज कर लेंगे। की पेयर टेस्ट 1 बार बार हम नहीं बनाएंगे। और सिक्योरिटी ग्रुप में भी क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप की जगह आप सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप कर सकते हैं। एंड यू विल गो हियर लॉन्च विजट 2 हमने एक बनाया था और इसे देखने के लिए भी मैं ऑप्शन आपको दिखाऊंगा। आज फिलहाल हम मशीन ऑन कर लेते हैं। हियर ऑल इज सेट। एंड नेटवर्किंग पे भी एक चीज़ आप देख लो कि पब्लिक आईपी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल है, मतलब पब्लिक आईपी आपको मिल जाएगा। बाकी इस पे थोड़ा सा एक बार एडवांस कर लेना टर्मिनेशंस पे। आपकी जो स्टोरेज है वो स्टोरेज आपका डिलीट होगा कि नहीं, ये ऑप्शन से एक बार चेक कर लेना। सम टाइम बाई डिफॉल्ट ये ऐसे ही रहता है, लेकिन फिर भी आप एक क्रॉस वेरीफाई कर लो। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि चलो मैं मशीन टर्मिनेट कर दूंगा तो हमारा जो EBS वॉल्यूम है वो डिलीट हो जाएगा। तो एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि यस है कि नहीं है। तो नो है तो फिर वापस से आपको पता है कि आगे डिलीट करना पड़ेगा टर्मिनेटिंग द इंस्टेंस। ठीक है, तो लॉन्च इंस्टेंस कर लेते हैं। स्टॉक होम में कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमें 2 वर्चुअल CPU और 1 GB रैम मिल जाता है। यहाँ जाने के बाद इंस्टेंस पे जाएंगे एंड इसे हम थोड़ा रिफ्रेश कर लेंगे। यू हैव द रिफ्रेश ऑप्शंस हियर। आप यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे, आपको मशीन रन करते हुए दिख रही है। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो मशीन रनिंग हो रही है। और यहाँ पर सबसे पहले हम आज बात करेंगे स्टोरेज के बारे में, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ठीक है, EBS के बारे में बात करेंगे। EBS क्या होता है? तो जैसे आपने मशीन लॉन्च करा है तो आपको मेमोरी यानी हार्ड डिस्क चाहिए होगी जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, तो ही आपका मशीन रन होता है। ये आपको बेसिक फंडामेंटल से पता ही है। तो यहाँ पर आप देखोगे EBS में वॉल्यूम पे चलोगे तो यहाँ पर एक वॉल्यूम क्रिएट होती है। जो 30 GB के वॉल्यूम है ये भी आपको क्रिएट हो जाती है उस मशीन के साथ। ठीक है, अब ये चीज़ है क्या, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे PPT पे समझाता हूँ। स्लाइड पे अगर आप देखोगे EC2 पे जो स्टोरेज है, स्टोरेज मेनली आपके पास जब भी आप मशीन वगैरह रन करते हो, जैसे कि कोई सर्वर रन कर, ये एक सर्वर है। इस सर्वर के पास खुद का CPU होगा और खुद की स्टोरेज भी होती है इस सर्वर के पास, और खुद का रैम भी होगा। ठीक है, जब आप स्टोरेज इस सर्वर का इंटरनल स्टोरेज यूज कर रहे हो
तो इसे यहाँ पर स्टोरेज कहा जाता है। स्टैंड, ठीक है, स्टैंस, किसी स्टैंस का एक स्टोर, किसी स्टैंस का एक स्टोर आप यूज कर रहे हो, मतलब स्टोरेज यूज कर रहे हो। ये जो स्टोर है, स्टोरेज है, ये स्टोरेज जब आप मशीन को टर्न ऑफ करते हो, यानी रिबूट करो या फिर आप स्विच ऑफ करो, ठीक है, टर्मिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफ की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑफ करते हो इस स्टोरेज पे, अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है, आपने कोई डाटा रखा है, वो डाटा भी डिलीट हो जाए। ये AWS पे ऐसा बना कर रखा है। अब ऐसा क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा चीजें सिनेरियो यहाँ क्लियर करता हूँ। देखो, हमने एक एसकेसी सर्विस के बारे में बात करी जब हम सर्वर और नेटवर्क एडमिन पढ़ रहे थे, वहां पे सैन में हम सर्विस के बारे में डिस्कस कर, मैंने आपको बताया था कि एक सर्वर है, इस सर्वर के पास खुद का भी स्टोरेज होता है, साथ साथ इस सर्वर पे हम सैन, ये हमारा एक सैन है, इस सैन पे हमारे पास कई सारे स्टोरेज अवेलेबल, यहाँ इस सैन से भी हम स्टोरेज को नेटवर्क के थ्रू इस सर्वर पर ला सकते हैं। और हमने ऐसा करके भी देखा था एज कैसी सर्विस। यू हैव लॉट्स ऑफ स्टोरेज अवेलेबल, फ्री स्टोरेज अवेलेबल है, आपको सर्वर पे एडिशनल स्टोरेज की जरूरत है, तो आप एसकेसी सर्विस के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू भी सैन से कुछ स्टोरेज को इस सर्वर पे मूव कर सकते हो। और इस सर्वर पे जब आप उसे खोलोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो स्टोरेज आप लाए हो वो स्टोरेज ऑलरेडी इस सर्वर पे ही अटैच, ये नहीं समझ में आता है कि वो किसी दूसरे एरिया से आया। ठीक है, ये हमने एसकेसी में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे AWS वाले क्या यूज करते हैं इस बारे में इन्होंने क्लियरिफिकेशन नहीं करी है, इनका खुद का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है जो किस तरह से सैन से स्टोरेज को आपके सर्वर पे लाके दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो EBS हम यूज करते हैं, में जो स्टोरेज के लिए जो हम EBS ऑप्शन यूज करते हैं, वो स्टोरेज यही है कि सैन से स्टोरेज को लाकर आपके सर्वर पर दिया जाए। जब भी आप स्टोरेज पे EBS सेट करोगे, इट्स नॉट दैट मीन कि आप इस सर्वर का इंटरनल स्टोरेज यूज कर रहे हो, ये नहीं। EBS पे इंटरनल स्टोरेज आप किसी सर्वर का यूज नहीं कर रहे हो। जब भी आप EBS सेट कर रहे हो, सैन से आपको नेटवर्क के थ्रू आपको स्टोरेज प्रोवाइड की जा रही है इस सर्वर। इसलिए EBS पे क्या है कि EBS पे जब भी आप सेलेक्ट कर रखे हो और आप अपने सर्वर को, अगर वर्चुअल मशीन को बंद कर रहे हो, तो आपका EBS स्टोरेज नहीं जाता है, मतलब डिलीट नहीं होता है। ऐसा इन्होंने बना कर, अब क्यों बना कर रखा है आपको फर्दर बात क्लियर हो जाए। तो EBS पे आपको समझ में आया, EBS जो स्टोर आप यूज कर रहे हो वो किसी सर्वर का इंटरनल स्टोरेज यूज नहीं कर रहे हो, आप सैन के थ्रू उस स्टोरेज को लाकर यूज कर रहे हो। ऐसा होता है, आपने देखा भी था। दूसरा चीज, ये ऐसा सिस्टम क्यों रखे हैं, ये एक मेजर बात है। बात यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि अगर आप किसी सर्वर का इंटरनल स्टोरेज यूज कर रहे हैं और आपने मशीन को टर्न ऑफ कर दिया, बराबर, टर्न ऑफ कर दिया, तो आपका डाटा ऑलरेडी इस सर्वर के स्टोरेज पे रखा। अगर AWS वाले इसे डिलीट नहीं करेंगे तो फर्दर कोई और यूजर अगर आके इस सर्वर का इंटरनल स्टोरेज को यूज करना चाहे तो वो फ्री अवेलेबल नहीं रहेगा। इस तरह से करते करते क्या होगा, सर्वर का जो इंटरनल स्टोरेज है वो खत्म हो जाए, राइट। तो इस वजह से उन्होंने क्या रखा है कि जब भी आप इंस्टेंस स्टोर ऑप्शंस यूज करने का ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, उससे अगर आप यूज करते हो तो वो सर्वर का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और जब भी आप इंस्टेंस स्टोर यूज करोगे तो आप याद रखना इस बात को कि जब आप मशीन को अगर बंद कर दिए हो, फिर स्विच ऑफ कर दिए हो या रिबूट कर दिए हो, तो आपका जो स्टोरेज है, स्टोरेज में जो भी डाटा है वो डाटा डिलीट हो, ये बात क्लियर। अब ऐसी सर्विस इन्होंने रखी क्यों? देखो, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसके प्रोसेसिंग के लिए काफी फास्ट आपको
डेटा चाहिए होता है कि आपने स्टोरेज पे जो भी डेटा रखा है वो काफ़ी फास्ट अवेलेबल होना चाहिए सर्वर के पास। तो अगर सर्वर के इंटरनल स्टोरेज पे अगर कोई भी एक सर्वर है उसके इंटरनल स्टोरेज पे अगर कोई अगर डेटा रखा है तो उससे प्रोसेस करने में सर्वर को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज डेटा वो पूरा उठा सकता है। बट कोई अगर स्टोरेज उसके सैन पर और सैन से वो नेटवर्क के थ्रू अगर वो डाटा लाता है तो कुछ ना कुछ तो डिले है। इस वजह से इंस्टेंस स्टोर का जो ऑप्शन है हम तभी यूज करते हैं जब आप कुछ ऐसी एप्लीकेशन रन कर रहे हो अपने सर्वर पे जो काफी हाई डाटा यूटिलाइजेशन पे है, जिसके लिए आपका एप्लीकेशन फेल हो जाएगा अगर उसके डाटा प्रॉपरली जो स्पीड पे उसे चाहिए वो नहीं मिलेगा। उस केसेस पे हम इंस्टेंस स्टोर को यूज करते हैं। ये बात थोड़ा सा दिमाग में बैठा लें, ठीक है, क्योंकि जनरली आपकी ऑन प्रेमिसिस डेटा स्ट्रक्चर पे ये बात नहीं होती। ऑन प्रेमिसिस पे बात ये ऐसी रहती है कि हम जो आर्किटेक्चर यूज करते हैं, हम सर्वर यूज करते हैं। सर्वर पे जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो उसके इंटरनल स्टोरेज पे ही यूज करते हैं। ऑन प्रेमिसिस जब भी आपका डाटा सेंटर रहेगा तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या फिर लिनक्स जो भी आप रन करो वो इसके इंटरनल स्टोरेज पे ही रहता है। और बाकी कुछ जो वीडियोस वगैरह मान लो आपको अपने को वेबसाइट वगैरह होस्ट की है, जो वीडियोस वगैरह वो सैन पे रहता है और उसे आप नेटवर्क के थ्रू अवेलेबल करवा देते हो सर्वर पे। जो भी सर्विस यूज कर लो आप, आज कैसे यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। ऑन प्रेमिसेस में ही रहता है, लेकिन एडब्ल्यूएस पे चीजें अलग है। एडब्ल्यूएस पे जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हो तो यू हैव द ऑप्शंस ऑलवेज टू द ईबीएस। और जब भी आप ईबीएस यूज करते हो तो आपका जो स्टोरेज है वो सैन से आ रहा है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी सैन पे ही स्टोर होता है, कहीं और स्टोर होता है। माने ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी डाटा है, ये जो सर्वर जब भी बूट होगा तो वो सैन पे पड़ा हुआ जो आपका जो स्टोरेज है उससे डाटा उठाता है। तो इट विल क्रिएट सम डिले, ठीक है। लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक ठाक चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिस पर आपको फास्ट डाटा प्रोसेसिंग चाहिए तो आप सर्वर पे ही डाटा रखना चाहेंगे, तो वैसे केसेस के लिए आपको स्टेंस स्टोर का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। एंड आई विल शो यू कि ये ऑप्शन स्टेंस स्टोर का ऑप्शन जो है वो ऐसे नहीं आता है। अभी मशीन पे ये रन हो रहा है। अगर आप कोई भी EC2 पे जाएंगे स्टेंस पे और स्टेंस टाइप पे भी अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर मैं तो लॉन्च करने जाऊं और वहां पर आई विल सेलेक्ट द स्टेंस, कंपेयर स्टेंस टाइप पे चल जाओ तो कुछ देखो, आप जो मशीन रन कर रहे हो T3 माइक्रो, ठीक है, जिसमें कि 1 GB रैम है, 2 वर्चुअल CPU है, तो इसमें स्टोरेज देखो अवेलेबल नहीं, यानी सर्वर पे जो स्टोरेज है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है जब भी आप इस मशीन को रन करो। ऑब्वियसली बात है, जो पर्सन 2 वर्चुअल CPU 1 GB रैम वाली मशीन रन कर रहा है तो वो ऐसा कोई तो ऐप नहीं चला रहा होगा जिसपे कि उसको इंटरनल स्टोरेज की जरूरत पड़े सर्वर। लेकिन कुछ ऐसे मशीन्स हैं देखो यहाँ पे अवेलेबल, जो कुछ बड़ी मशीन्स, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 4 GB मेमोरी, 2 वर्चुअल CPU, उस पर भी आपके पास 50 GB का इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल। इस टाइप के सर्वर आप तभी रन करते हो जब आप कुछ ऐसी ऐप रन कर रहे हो जिस पर आप डेटा डिले नहीं अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें डेटा डिले के बारे में आप कुछ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। उस टाइप की सिचुएशंस पे आप ये स्टोरेज यूज करेंगे, इसका चार्जेस ज़्यादा रखेगा, ठीक है। दे आर नॉट फ्री टैब्स। आप टैब्स वगैरह देख सकते हो, आई विल शो यू टुडे ऑल्सो कि उसकी कॉस्टिंग वगैरह के बारे में मैं आपको आज दिखाऊंगा कि इस मशीन पे क्या कॉस्टिंग होती है। सारी चीज़ें मैं आपको आज बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चार्जेबल है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैक्सिमम पीपल डोंट नो, बिकॉज ऑन प्रेमिसिस पे हम चीज़ ही वैसे करते हैं तो नहीं पता होता लोगों को कि चलो क्या बात है कि अगर हम
इस टाइप की मशीन अगर यूज कर ले तो हमारा डाटा तो रहेगा रहे, ठीक है, क्योंकि ऑन प्रेमिसेस यही चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके स्टोरेज पे ही रहता है, ठीक है, सिस्टम सर्वर के इंटरनल स्टोरेज पे ही रहता है। लेकिन यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग बना कर रखा है। वो इसलिए बना कर रखा है वो भी मैंने आपको बताया, बिकॉज अगर इस टाइप की अगर मेमोरी अगर स्टोरेज यूज करने लग जाए और सबका डाटा अवेलेबल रहे तो सर्वर के पास इंटरनल स्टोरेज के लिए डेटा फ्री मेमोरी नहीं रहेगी। इस वजह से ऐसा सिस्टम बना कर, राइट। और ये जो इंस्टेंस स्टोर है ये दिस ऑप्शन मशीन के साथ ही आती है। ऐसा नहीं है कि अलग से आपके पास कोई ऑप्शंस होगा कि जब भी आप कोई मशीन रन करो तो ये ऑप्शन रहे कि ईबीएस सेलेक्ट करना है या फिर स्टेंस स्टोर सेलेक्ट करना है, ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है। स्टेंस स्टोर का जो ऑप्शन है आपके पास मशीन जैसा आप सेलेक्ट करोगे, अगर उस मशीन पे स्टेंस स्टोर दे रखा है तो ही आपको मिलेगा, अलग से आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक भाई। हम स्टेंस पे आते हैं और इसे आप एक बार रिफ्रेश कर लेना तो मशीन आपकी रन हो रही है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम पे जा रहे हो तो वॉल्यूम के पास आपके पास 30 GB का स्टोरेज है, दैट्स ईबीएस स्टोरेज, ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। अब जैसे कि हम जो बात कर रहे थे और हमने वीएम वेयर वगैरह पे भी देख रहे थे, हम लोग जब जीएनएस पे लैब वगैरह कर रहे थे तो हम एक स्नैपशॉट लेते थे, स्नैपशॉट ले रहे थे, बार बार लेते थे। स्नैपशॉट लेने का रीजन क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने एक विंडो सर्वर मशीन रन की, ठीक है, 2022 ही रन करेंगे, उसमें आपने एच टी टी पी एस की सर्विस वगैरह इंस्टॉल कर रखी है, एच टी टी पी की सर्विस इंस्टॉल कर रखी है। अब क्या चाहते हो कि इसका एक स्नैपशॉट ले, कुछ भी सर्विस रन करिए, स्नैपशॉट ले लेते हैं, लेकर रखते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई वेब सर्वर वगैरह चलाओगे तो आप एक सर्वर नहीं चलाओगे, मैंने आपको कहा था कि कई सारे आप सर्वर पर चलाते हो और आप लोड बैलेंस के साथ उसे कनेक्ट करते हो, राइट, लोड बैलेंस के साथ आप कनेक्ट करते हो, कई सारे सर्वर चलाते हो। तो किसी एक पर आपने अगर सेटअप कर लिया है तो जरूरत नहीं है कि सारे पर जा जाकर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन करोगे। इस बेटर यू विल टेक अ स्नैपशॉट और उस स्नैपशॉट से बाकी दूसरे मशीन को आप रन कर दोगे। तो उससे क्या होगा कि जो सर्विस आपने यहाँ स्टोर करी है, जो डाटा आपने यहाँ रखा है, सेम विल बी अवेलेबल टू द सेकंड एंड थर्ड सर्वर, यानी वर्चुअल मशीन पे अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप स्नैपशॉट ले सकते हो, दैट्स ऑप्शन इज अवेलेबल, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक मशीन यहाँ पर रन करी है, यू कैन सी, ठीक है, एक मशीन हमने रन करी है और इस मशीन को हम रिमोट डेस्कटॉप पे लेकर अगर एच की सर्विस, अगर हम आईएएस सर्विस जो अगर इसमें इनेबल कर दें तो उसका हम बैकअप लेकर भी रख सकते हैं स्नैपशॉट। और फिर जब दूसरी मशीन चलानी होगी तो हम इसी स्नैपशॉट से डायरेक्ट चला लेंगे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा फिर वापस से कि स्टेंस रन करो और फिर जाकर एच की सर्विस इंस्टॉल करो, ये ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वी डिड दैट। आपको पता है कि स्टेंस पे स्नैपशॉट से आप रन कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे और इसे रिमोटली एक्सेस करेंगे। तो रिमोट एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड अ यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। तो आरडीपी क्लाइंट पे चलना है। आरडीपी क्लाइंट पे आपके पास ऑप्शन है गेट पासवर्ड। तो गेट पासवर्ड पे जाकर आप अपलोड प्राइवेट की जो हमने की बना कर रखी थी एंड की पे जाकर आप इसे अपलोड कर देंगे। डिक्रिप्ट पासवर्ड, आपके पास पासवर्ड आ चुका होगा ना, ओपन द नोटपैड और हम इसका पासवर्ड वगैरह लिखते रहते हैं। तो यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है तो लिख लेते हैं यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड भी यहाँ पर उसे कॉपी कर लेते हैं। पासवर्ड कॉपी कर लिया और आपको पब्लिक डीएनएस कॉपी करना है तो वो भी कर लो, पब्लिक डीएनएस भी कॉपी कर लिया। ये बात यहाँ हो गई। यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, स्टेज पे चले जाएंगे,
इंस्टेंस पे जाने के बाद आपके पास आईपी एड्रेस भी है, आप आईपी एड्रेस भी कॉपी कर लो, जो पब्लिक आईपी एड्रेस है। इस पब्लिक आईपी एड्रेस से हम रिमोट आरडीपी कर लेंगे। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू नो द पासवर्ड, यू नो द यूजर नेम। आप कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यू शुड हैव टू गो टू द remote desktop connections and you have to give the password, IP address first, इस मशीन को कनेक्ट करना चाहते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह आज डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो कनेक्ट, यूजर नेम मांग रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड आप यहाँ से कॉपी कर लो, जो भी लंबा चौड़ा पासवर्ड है। पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर लॉग इन कर लो, आरडीपी के थ्रू भी पासवर्ड चेंज हो जाता है। फिर लॉग ऑन अटेम्प्ट, कोई गलती तो नहीं किया एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे गलत किया ना, मोर चॉइस, कैंसिल कर देंगे, कनेक्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर का स्पेलिंग गलत, एडमिनिस्ट्रेटर, यस। तो आपको रिमोटली एक्सेस मिल रहा है ये। लेकिन इसमें एचटीटीपी की सर्विस पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर स्नैपशॉट वगैरह हम लेते हैं, और फिर मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से स्नैपशॉट लेकर आप दूसरी मशीन को रन करेंगे और सेम टू सेम आपके डाटा अवेलेबल हो जाएगा उसमें। मैंने तो नहीं करनी पड़ी। ठीक, तो सबसे पहले एक फाइल यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, ताकि जो दूसरी मशीन हम रन करेंगे तो उस पर भी एक टेक्स्ट फाइल आपको मिलेगा। तो उसका नाम ताबिश फोर आई टी रख देते हैं, जस्ट उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता हूँ, जस्ट एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट डन। और आपको एचटीटीपी की सर्विस इंस्टॉल करनी है तो सिंपल पता है, सर्वर मैनेजर पे जाना है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी स्लो चलेगी सर्वर मैनेजर वगैरह, डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, क्योंकि मशीन ही हमारी वैसी है, वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेट करेंगे हम, ये लाइन आना बंद हो जाएगा तो मतलब सर्वर मैनेजर आपका प्रॉपरली ऑन हो। बस यही चीज़ है कि AWS पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जीएनएस वगैरह पे जब हम लैब कर रहे थे VMware वगैरह पे, तो वहाँ पे क्या था, अपने हिसाब से हम 2 वर्चुअल सीपीयू और 8 GB रैम वगैरह दे देते थे, तो काफ़ी फास्ट काम हो जाता था हमारा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्लो स्लो चलेगा, तो बड़ी सर्विस वगैरह मत इंस्टॉल कर लेना, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह काफ़ी बड़ी सर्विस है, वो सब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसका अगर आपको लैब करना है तो फिर आप वहीं लैब करो। ठीक है, जीएनएस पे जाकर एड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट। इस वजह से मैं डोमेन वगैरह कुछ नहीं बना, और एक्टिव डायरेक्टरी बना के सेकंड फिर हम डोमेन वगैरह सब पे ऐड करा के भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने जो भी एचटीटीपी की सर्विस वगैरह इंस्टॉल करी थी, पहले एडी बनाई थी, एडी के साथ फिर जो सर्वर जिस पे वेब सर्विस चलाना चाहते थे उस पर हम जाकर डोमेन ऐड करते थे और सेम डोमेन पे जाके बनाते थे। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ऑलरेडी आपने किया है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्के पे चलेंगे, क्योंकि हमारा सर्वर उतना पावरफुल नहीं है इतनी सारी चीज़ों को सपोर्ट कर सके। तो आईएस सर्विस सेलेक्ट कर लेना है सिंपल, और नेक्स्ट, और इसे इंस्टॉल कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, अब ये चीज़ें आपकी इंस्टॉल होगी। ठीक है, तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं थोड़ा सा और भी चीज़ें आपको समझाता हूँ यहाँ पे। एबीएस और स्टेंस स्टोर के बारे में आपको कोई डाउट तो नहीं है कि ऐसा क्यों है, बिकॉज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वी नो ऑलरेडी अबाउट द स्टोरेज नेटवर्क, सैन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। दूसरी एक चीज़ है यहाँ पर कि हम जो स्नैपशॉट्स है, ये चीज़ें बातें यहाँ लिखी, इसी को क्या है क्या नहीं है, किस लिए यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई होगी। ठीक है, कि स्नैपशॉट लेते हैं, स्नैपशॉट से फिर हम मशीन को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है AWS पे, कि आप
एक ईबीएस बनाए, जैसे कि आपने एक इंस्टेंस रन किया, EC2 रन किया, ठीक है। EC2 के लिए आपने ईबीएस सेट किया था, ईबीएस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे एचटीटीपी की सर्विस इंस्टॉल कर दी, मतलब आईएस की सर्विस इंस्टॉल कर दी। इंस्टॉल करने के बाद आप इसका बैकअप लेना चाहते हो तो आप स्नैपशॉट लोगे, यू हैव द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट लेने के बाद अगर आपको और एक मशीन EC2 लॉन्च करनी है, ठीक है, EC2 लॉन्च करनी है और आप चाहते हो कि स्नैपशॉट से ऑन कर दें, ताकि सारी जो सेटिंग वगैरह, एचटीटीपी की सेटिंग वगैरह जो थी वो सेम टू सेम एज इट इज रहे, तो आप डायरेक्टली स्नैपशॉट से EC2 को लॉन्च नहीं कर सकते, आपको स्नैपशॉट से AMI बनाना पड़ेगा, यानी अमेजोन मशीन इमेज, एक इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, उस इमेज के थ्रू आप इस EC2 को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग कहानी, ठीक है। आपको इमेज बनानी पड़ेगी, इमेज बनाने के बाद आप EC2 पे करें। बात यहाँ क्लियर। तो सबसे पहले हमें बैकअप के लिए स्नैपशॉट लेना पड़ेगा, स्नैपशॉट लेने के बाद हम उसका एक AMI बनाएंगे, मतलब अमेजोन मशीन इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के बाद उस इमेज को अटैच करेंगे EC2 के साथ। EC2 पे अभी हम जो कर रहे थे, हम डायरेक्टली विंडोज सर्वर 2022 का बेस मॉडल कर, उस समय हम वो बेस मॉडल ने सेलेक्ट करके जो हम जो AMI बनाएंगे, उस AMI को इस EC2 के साथ एसोसिएट करेंगे, ताकि ये EC2 जब स्टार्ट होगा तो उसके साथ HTTP की सर्विस भी इंस्टॉल्ड हुई रहेगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक, देखते हैं हमारा वो सर्विस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। सर्विस इंस्टॉल क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपको पता ही कि ऑलरेडी आप यहाँ पे जाओगे फाइल मैनेजर पे, दिस पीसी, सी ड्राइव, नेटपब, www रूट, यहाँ पे आपके पास एक इमेज है। इस इमेज को आप एक काम करो, राइट क्लिक कर लो, मतलब एडिट वगैरह कर लो, टेक्स्ट लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे, टेक्स्ट ऐसा लिख देंगे कि ताबिश फॉर IT करो, ठीक है। IT 1 कर देंगे इसे, और इसका थोड़ा साइज वगैरह चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, साइज बड़ा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलेगा आपको। और उसका कलर भी चेंज कर देते हैं, रेड कर, ताकि ठीक ठाक हमें दिखे, ठीक है। अब इसे हमें सेव करना है, तो हम इसे सेव, ठीक है, दैट्स डन, ताकि हम जब वेबसाइट खोलेंगे वह ताबिश फॉर IT दिख के दिखेगा। इसके लिए अब ये तो हम सर्वर पे थे, तो मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। हम AWS के EC2 मशीन पे रिमोट एक्सेस पे थे, अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं अपनी रियल मशीन पे आ गया हूँ, जो अपना जो लैपटॉप है उस पर आ गया। इस पे हमारे पास AWS कंसोल है। अब मैं यहाँ पर एक नया टैब खोलता हूँ, एंड वी हैव द IP एड्रेस। इस IP एड्रेस के थ्रू हम खोल सकते हैं, ठीक है। या तो आप पूरे तरीका से आप नाम भी दे दोगे तो भी खुल जाएगा इसी का। तो यहाँ पे चलेंगे और ओपन करेंगे, ये थोड़ा सा HTTPS पे चला जाता है, लेट्स सी कि थोड़ा सा अगर ये HTTP पे ना जाए, ये HTTPS पे रिक्वेस्ट आई थिंक ले रहा होगा 51.20, ये नहीं लिया इसने, बिकॉज ये HTTP पे चला गया, ये काम करेंगे, HTTP कर देंगे, अब खुल करेंगे, क्योंकि हमने HTTPS पे नहीं रखा है ना, और हमारा जो ब्राउजर है जनरली वो HTTPS पे ही खोलने की कोशिश करता है, और हमारे पास जो ऑप्शन है वो HTTP का नहीं है। आई थिंक हमने जो की पेयर बनाया था, सिक्योरिटी ग्रुप जो बनाया था, उस पर शायद HTTPS की सर्विस नहीं थी। वेट मिनट, हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है, उस पे शायद नहीं था ये,
लेट्स गो टू द सिक्योरिटी ग्रुप। मैं थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ। और हमने सिक्योरिटी ग्रुप में लॉन्च विजर 2 नाम का बनाया। तो थोड़ा ओपन करता हूँ और यहाँ पे इनबाउंड रूल पे यही है, एडिट इनबाउंड रूल पे मैं इस चीज़ें आपको दिखाऊंगा थोड़ा। ठीक है, ऐड रूल्स पे करेंगे और यहाँ पर एच टी टी पी को इनेबल कर देंगे और किसी के साथ भी इनेबल कर देंगे, क्योंकि ये हमारे इनबाउंड रूल लगा हुआ नहीं था। होप द मशीन के साथ भी इनबाउंड रूल जो लगा हुआ यही लगा, इट विल बी अलाउड। सेंस पे चलते हैं, सेव और रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि एच टी टी पी के सर्विस साइड हमने वहाँ नहीं इनेबल की थी। राइट नाउ इट्स ओपन। ठीक है, एच टी टी पी से ओपन हो रहा है, तो एच टी टी पी की सर्विस हमने इनेबल नहीं रखी थी, इस वजह से वो ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो काबिज फॉर आई टी 1 ये आपको वेब पेज खुल रहा है। ठीक है, और आप चाहते हो कि हमारा जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट जो आप डिज़ाइन करते हैं जनरली, तो वो सेम ही रहता है हर जगह, है ना। वेब पेज में जो आपको जो फ्रंट दिखता है, तो फ्रंट तो आपका सेम ही रहता है। तो आप चाहते हो कि सेम टू सेम एक वेबसाइट और एक सर्वर पे हम लॉन्च करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कस्टमर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आप स्टेंस पे जाएंगे, ये स्टेंस आपका सिलेक्टेड है, आप यहाँ जाएंगे, लॉन्च स्टेंस पे जाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्नैपशॉट पे चलना पड़ेगा। तो स्नैपशॉट पे गया मैंने, एक स्नैपशॉट हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट आप देख सकते हो वॉल्यूम में आपके पास एक चीज अवेलेबल है, दैट्स अ ईबीएस स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे चल के आप स्नैपशॉट पे जाओ, स्नैपशॉट पे जाके क्रिएट स्नैपशॉट करो। आपको एक वॉल्यूम क्रिएट करना है, किसके बेसिस पे करना है, वॉल्यूम जो आपने बनाया है उस नाम का वॉल्यूम आ जाएगा, बिकॉज इट विल शो यू हियर। अगर आप इसी टू पे वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम पे देखो ये एक नाम दिख रहा है ना, वॉल्यूम है। इस आईडी को आप कॉपी कर सकते हो, लेट मी टू कॉपी दिस वॉल्यूम। इसे कॉपी करके भी आप रख सकते हो। ठीक है, मैं नाम इसका रख देता हूँ वॉल्यूम। ठीक है, जो वॉल्यूम बना उस वॉल्यूम को मैंने कॉपी कर लिया, ये भी कर सकते हैं। या आप स्टेंस पे जाओगे, तो जो स्टेंस आप रन कर रहे हो, ये स्टेंस आप रन कर रहे हो, इसकी एक आईडी, इस आईडी को भी आप कॉपी कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सा स्टेंस आईडी चल रहा है, क्योंकि वहां पे आपको स्टेंस आईडी ही दिखा है। ठीक है, so you should have to go to here स्टेंस आईडी, मतलब EC2 आईडी कर देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है EC2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप यहाँ पर स्नैपशॉट पे जाओ, स्नैपशॉट पे जाके क्रिएट स्नैपशॉट करो। आप वॉल्यूम से क्रिएट करना चाहते हो तो यू शुड हैव द ऑप्शंस, क्योंकि आप यहाँ पे जोन आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने मशीन स्टॉकहोम के एबिलिटी जोन जो आपने चलाई है 1D पे चलाई है या 1B पे चलाई है, ठीक है, आप यही चलाए हो। तो ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर आप कहीं यूरोप छोड़कर आप मुंबई में आ गए और आप वहाँ पे आप सोच रहे हो कि भाई मैं स्नैपशॉट लेना चाहता हूँ, तो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, जहाँ स्टेंस चल रही है वहीं ये ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ये तो बेसिक फंडामेंटल्स है। जहाँ मशीन चल रही है वहीं से स्नैपशॉट लोगे ना कहीं और से ले लो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ वॉल्यूम आईडी के थ्रू भी आपको ऑप्शंस मिलेगा। इफ यू चेक हियर 1F4, तो आप यहाँ पे 1F4 आप चेक कर लो, 1F4 दिस इज द सेम वॉल्यूम। आप इससे भी स्नैपशॉट ले सकते हो, या आपको वॉल्यूम आईडी नहीं पता है तो आप स्टैंड सेलेक्ट कर सकते हो। स्टैंड सेलेक्ट करने के बाद भी आपके पास ऑप्शन है, यू कैन सी स्टैंड आईडी है और साथ साथ आपने जो मशीन का नाम रखा था वो मशीन का नाम भी आपके पास है। ज़्यादातर लोग जनरली स्टैंड से लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम आईडी किसको याद रहता है, मशीन का नाम याद होता है। तो सेलेक्ट कर लिया आपने। स्नैपशॉट में आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी डालना है आप डाल सकते हो, जैसे ऑप्शन। ठीक है, बाकी यहाँ वॉल्यूम ऑप्शंस पे आपको ज़रूरत नहीं है, एक्सक्लूड रूट वॉल्यूम, एक्सक्लूड स्पेसिफिक डाटा, कोई ज़रूरत नहीं है। टैग्स वगैरह भी डाल सकते हो, अगर आपको डालना है कि मैं किसका बैकअप ले रहा हूँ, हमारे क्या 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 सर्विस इंस्टॉल है,
ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह में आप डाल सकते हो। तो क्रिएट अ स्नैपशॉट, ठीक है। स्नैपशॉट जैसे आपने ले लिया तो ऐसा नहीं है कि तुरंत स्नैपशॉट बन जाता है। यहाँ पर लिखा था क्रिएट अ स्नैपशॉट, तो यहाँ पे ऑलवेज चेक कि स्नैपशॉट स्टेटस में पेंडिंग चल रहा है प्रोग्रेस, ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि आपको टाइम लगता है, ठीक है। वो टाइम स्नैपशॉट जब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद ही फिर आप ईएमआई बना सकते। तो वेट फॉर अ वाइल, ये अपना हो रहा है स्नैपशॉट। तब तक एक चीज और भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक चीज ऐसी है कि जैसे कि आपने एक EC2 रन किया, EC2 EC2 में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम रन करी थी मान लो विंडोज की, ठीक है, सर्वर 22। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का जो मेमोरी यूज हुआ वो 10 GB मान लो, 10 GB ऑफ डाटा यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपने इस EC2 पे HTTP की सर्विस या फिर जो भी एक सर्विस आपने इंस्टॉल करी, जो भी डाटा वगैरह आपने रखा है यहाँ पर, और अब इसका जो स्टोरेज है टोटल 12 GB, 2 GB का एडिशनल HTTP सर्विस के लिए और डाटा के लिए आपने 2 GB का डाटा यूज किया है, तब ABS स्टोर से, तो आपको 2 GB डाटा एडिशनल पड़ गया, ठीक है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल किया था तब आपने एक स्नैपशॉट लिया। ये स्नैपशॉट का जो वॉल्यूम होगा वो 10 GB होगा, बिकॉज आपने 10 GB का आपके पास डाटा था, 10 GB का स्नैपशॉट। लेकिन अब आप चाहते हो कि आपने HTTP की सर्विस इंस्टॉल कर ली है, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा वगैरह रख लिया है, तो आप यहाँ भी एक स्नैपशॉट देना चाहते हो। तो क्या इसका स्पेस 12 GB होगा अब जो आप स्नैपशॉट लोगे? नहीं, इसका स्पेस एक्चुअली होता है 2 GB। 10 GB ऑलरेडी आपने ले रखा, तो वो ऐसा नहीं है कि फिर पूरा स्नैपशॉट लेगा, वो 2 GB का ही लेगा। फाइन। तो आपके पास जो अभी स्टोरेज हो जाएगी, जो यूज कर रहे होंगे आप, एक तो EC2 आप रन कर रहे हो तो उसके लिए 10 GB आप यूज कर रहे हो, प्लस आपने एक स्नैपशॉट लिया है उसके लिए आप 10 GB ले रहे हो, प्लस आप एक 2 GB का एडिशनल लिए हो तो 2 GB ले, टोटल स्टोरेज आपकी 22 GB। क्लियर है ये? कई लोगों को यहाँ पर लगता है कि अगर मैंने कुछ सर्विस वगैरह इंस्टॉल कर दी है तो उसके लिए भी 10 GB का डेटा फिर से ये ले रहा होगा, यानी ये जो स्नैपशॉट होगा वो 12 GB का होगा, ऐसा लोगों को लगता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि जनरली पुरानी वाली जो स्नैपशॉट होती है उसे डिलीट कर देते हैं, बोलते हैं कि मेमोरी यूज हो रहा है। आपको टेंशन लेने की AWS में जरूरत नहीं, इन्होंने कर रखा है ऐसा सिस्टम। बात यहाँ क्लियर? ओके। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा सॉरी, यहाँ पे मशीन में आ गए। हमें यहाँ देखना है कि हमारा ये स्नैपशॉट बना है कि नहीं। एक बार सॉरी, वहाँ रिफ्रेश कर दिया, मुझे यहाँ रिफ्रेश करना चाहिए था। पेंडिंग ही है, अभी थोड़ा टाइम लगता है, 0% पे है, अभी भी बहुत टाइम लगता है, इट इज टेकिंग टू मच टाइम। ठीक है, तब तक कुछ और भी चीज़ें करते हैं हम लोग। अब जैसे कि ये अपना स्नैपशॉट हो रहा है, होने दो इसे। स्नैपशॉट होने के बाद फिर हम EMI बनाएंगे और मशीन लॉन्च करेंगे, ठीक है। तब तक हम स्टेंस पे आते हैं। अब स्टेंस पे आपके पास 30 GB का आप स्टोरेज लेके आप चल रहे थे, ठीक। अब आप मान लो आपके स्टेंस पे 30 GB का स्टोरेज अवेलेबल, मतलब पूरा फुल होते जा रहा है, आपको एडिशनल स्टोरेज की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इसकी स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो, बिकॉज इन EBS यू आर टेकिंग द स्टोरेज फ्रॉम द सैन। सैन से आप जितना मर्जी आप लेकर स्टोरेज आ सकते हो, इफ एनीथिंग इज अवेलेबल इन द, अगर स्टोरेज अगर सैन में अवेलेबल है तो उससे आप स्टोरेज अपने मशीन पे लेके आ सकते हो, बिकॉज यू नो ऑलरेडी दैट। अब यहाँ पे कौन सी सर्विस चल रही है ये उन्होंने हाईलाइट नहीं किया है,
सो गो टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम इन द सेंस स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप क्रिएट वॉल्यूम कर सकते, ठीक है। अभी 30 GB का स्टोरेज है, आप बढ़ाना चाहते हो 2 GB या 5 GB बढ़ाना चाहते हो, आप बढ़ाना। जनरल पर्पस कौन सा यूज करना चाहते हो, तो कई सारे आपके पास ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा चीजें होती है, जैसे सर्विसेज चलती है, वैसी स्टोरेज चुनी जाती है, ठीक है। साइज बता रहा है 100 GB, भाई 100 GB की जरूरत नहीं है, 5 GB मिल जाएगा, हमारा काम होगा, ठीक है। थ्रूपुट वगैरह इतना मिलेगा वो बता रहा है। एबिलिटी जोन क्या रहेगी 1A, क्योंकि आप ये जो जब भी एबिलिटी जोन देखो, ठीक है, तो आप देख लो कि आप कहाँ मशीन आपकी रन होगी। सबसे पहले आपको देखना है EC2 में एबिलिटी जोन कहाँ है। जैसे कि अगर आप स्टेंस पे जाओगे तो आप कहाँ रन कर रहे हो, यू विल सेलेक्ट हियर। तो यहाँ पर आपको एबिलिटी जोन का ऑप्शन मिलेगा कि एबिलिटी जोन कहाँ पर आप रन कर रहे हो, तो यू हैव द ऑप्शन फॉर दैट। स्टेंस टाइप, और ये सारी चीज़ें हम VPC पे देखेंगे कि एबिलिटी जोन कैसे चेंज करेंगे, हम अपना पूरा नेटवर्क बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते करेंगे। एबिलिटी जोन यही लिखा रखा था आपका कि मशीन आपकी कहाँ चल रही है। ये तो पोस्ट नेम दिखा रहा है, पब्लिक IP VPC स्टेंस टाइप। नेटवर्किंग में जाके देख लेंगे, नेटवर्किंग पे हमें दिखा देगा। कुछ चीज़ें कभी कभी ये चेंज करते रहते हैं। एबिलिटी जोन क्या है, कंसोल पे जाकर दिख जा भाई, कहीं कहीं छुपा हुआ होगा भाई, एबिलिटी जोन का ऑप्शन रहता है यहाँ पे कहीं छुपा हुआ। IPv6 नहीं है, EU-1 पब्लिक DNS है, होस्ट नेम यहीं पे कहीं लिखा रहता था ना ये, पब्लिक IP VPC IAM रूल सबनेट। नॉट 1 पे तो चल रहा है, ठीक है। डायबिलिटी जोन इज देयर, AMI ट्यूशन कहाँ चला गया। चलो वॉल्यूम से देख लेते हैं, अभी फिलहाल ये ऑप्शन यहाँ से दिख नहीं रहा है, कहीं छुपा हुआ होगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन रहता है, आप देख सकते हो कि एबिलिटी जोन जो आपकी जो अवेलेबल है, ये जो वॉल्यूम अवेलेबल है, यहाँ आप वॉल्यूम जहाँ अवेलेबल होगी वहीं आपकी स्टेंस अवेलेबल होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि स्टेंस आपकी एबिलिटी जोन A पे चल रही है और वॉल्यूम आपकी B पे क्रिएट हो रही है, ऐसा तो होगा नहीं, होता नहीं, ठीक है। जहाँ पे स्टेंस चल रही है वहीं वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यू आर हैव द एबिलिटी जोन EU-1B पे आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, मतलब आपकी वॉल्यूम अवेलेबल है कि राइट नाउ योर स्टेंस इज रनिंग इन EU-1। तो आप जो वॉल्यूम बनाओगे तो आप EU-1B पे ही बनाओगे, तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। तो जैसे क्रिएट ऑप्शन पे जाकर आप जैसे ही 5 GB का स्टोरेज भी आप चुनते हो, तो यहाँ पर एबिलिटी जोन देखो 1A सेलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट करूँ तो मैं अपने जो स्टेंस जो 1B पे मेरा रन हो रहा है, तो उस पर मैं इसे अटैच नहीं कर पाऊँ, इस वॉल्यूम को, ठीक है। तो यू शुड हैव टू टेक केयर, ठीक है। तो 1B सेलेक्ट करना है, बी प्रिकॉशंस। बाकी इंक्रिप्शन आप लगाना चाहते हो, जैसे कि कुछ ऐसी सर्विस हमने बात करी थी जिसके लिए आपको अपने EBS पे स्टोरेज पे इंक्रिप्शन लगाना, आप लगा सकते हो, मैं लगा नहीं रहा हूँ, इट डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। क्रिएट वॉल्यूम, सिंपल क्रिएट वॉल्यूम करेंगे तो एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी द 5 GB वॉल्यूम इज क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद आप इस वॉल्यूम को किसी स्टेंस के साथ अटैच कर सकते, ठीक है। क्रिएट स्नैपशॉट, अटैच वॉल्यूम, तो यू हैव द अटैच वॉल्यूम ऑप्शन, और यहाँ पर आप जाकर यू हैव द ऑप्शन फॉर दिस, क्योंकि 1B पे ही आपका
स्टैंस चल रहा है, तो इस वजह से आपको स्टैंस की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं 3-4 स्टैंसेस अगर EC2 रन कर दूँ, जो अगर EU नॉर्थ 1B एबिलिटी जोन और मेरा यूरोप स्टॉकहोम रीजन पे नहीं होता, तो वो स्टैंसेस का ऑप्शन यहाँ नहीं दिखेगा। जहाँ वॉल्यूम है वहीं से कर सकते हो, बिकॉज एबिलिटी जोन मैंने आपको बताया था, एबिलिटी जोन इज लाइक अ डेटा सेंटर इन द डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी बात करी। आई होप दैट इतना बेसिक फंडामेंटल आपका क्रिएट हो चुका होगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉर। ठीक है, डिवाइस नेम वगैरह पे यहाँ पे जो मर्जी आप सेट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे अटैच वॉल्यूम तक। ठीक है, तो जैसे आप वॉल्यूम यहाँ पे अटैच करोगे, इन यूज आ गया, इसके साथ अटैच हो गया, एंड यू हैव द रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस। तो अगर आप यहाँ जाओगे और डिस पीसी पे चलोगे, तो अभी फिलहाल आपको यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं दिखाया जा रहा है। 5 GB का स्टोरेज कहाँ गया, आपको पता है कि इसे कैसे करना है। यू नो द रूल्स कि यार कैसे से जैसे ही आप लाते थे डिस्क मैनेजमेंट हैव द ऑप्शंस ऑफ डिवाइस मैनेजर, और वहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट का आपके पास ऑप्शंस रहेगा। स्लो स्लो यहाँ पे खुलेगा एक्चुअली ये। ठीक है, स्टोरेज कंट्रोलर में आई थिंक डिस्क मैनेजमेंट डायरेक्ट खोल सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट तो खुलता ही है, ये डिस्क मैनेजमेंट डायरेक्ट खुलता है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 5 GB का आपके पास अवेलेबिलिटी है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब कुछ जो हम करते थे फॉर्मेट वगैरह करके आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि अगर आपसे नॉट इनिशियलाइज, राइट क्लिक करेंगे, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज कर लो। ओके, ठीक है, ऑनलाइन हो गया अवेलेबल, राइट क्लिक कर लो, न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर लो, नेक्स्ट कर लो। ठीक है, ये सही उतना ही रहेगा, सब नेक्स्ट नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो। ये अवेलेबल हो गया। अब आप जाओ यहाँ पर, आपको ऑप्शन 5 GB का अवेलेबल हो गया। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है ना ऑलरेडी, आप पढ़, कोई डाउट तो नहीं है इसको कि मुझे ऐसे कैसी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा तो नहीं है ना किसी को। ठीक, अभी जो फिलहाल हम स्टोरेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वी बियॉन्ड द आवर फ्री टायर लिमिट। 30 GB का लिमिट था, ऑलरेडी हम स्नैपशॉट बना रहे हैं, तो वो 10 GB और ले रहा होगा। 30 GB तो हम यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी अटैच कर लिए हैं। ठीक है, तो 5 GB ऐड किया हमने, 35 GB हो गया, और 10 GB का स्टोरेज ले रहे हैं, तो 45 GB हो गया। तो उसके लिए मुझे एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे, जितना आवरली आएगा वो आएगा। ठीक है, वो हम देखेंगे चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत आपको 15-20 रुपए का अ, आपको चार्जेस आ जाएंगे मंथली फ्री टाइप पे। ठीक है, उतना तो एक्सपेंड कर ही सकते हो। बाकी इसका भी अगर आप चाहो तो इसका भी स्नैपशॉट्स आप ले सकते हो, यू हैव द ऑप्शंस। अगर स्नैपशॉट्स पे जाओगे तो यू हैव द ऑप्शंस फॉर टेकिंग द दिस वन, कि आप एक्शन क्रिएट अ स्नैपशॉट पे जाके आपने जो वॉल्यूम बनाया वो वॉल्यूम आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, जो 5 GB का वॉल्यूम बना है उसका भी आप स्टोरेज वगैरह आप ले सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा स्नैपशॉट इज कम्प्लीटेड, स्टेटस इज कम्प्लीटेड, 100% प्रोग्रेस हो चुका है। तो अब अगर आप कोई नई मशीन्स वगैरह लॉन्च करना चाहो तो आप लॉन्च कर सकते हो, लेकिन ये स्नैपशॉट से आपको सबसे पहले एक AMI बनाना पड़ेगा, बिकॉज आप डायरेक्टली स्नैपशॉट से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, 30 GB का देखो हमने स्नैपशॉट लिया है, 30 GB, 30 GB, 60 GB हो गया, 5 GB का स्टोरेज और लगाया हमने, तो 65 GB हो गया। अभी 30 GB और बुक करेंगे तो आपकी 95 GB के आसपास हो जाएगा।
ठीक है। तो 30 GB EBS का हमने डायरेक्टली स्टोरेज लिया था यहाँ पर, तो 30 GB आपको दिखा रहा, फुल स्नैपशॉट साइज 29.8 GB 30 GB। ठीक है। तो 30 GB जो हमारा जो अभी स्टैंड के साथ कनेक्टेड है EBS, तो वो फ्री टायर पे। 30 GB का हमने स्नैपशॉट क्रिएट किया तो 60 GB हो गया। 5 GB का हमने एडिशनल स्टोरेज यूज किया तो हमारा 65 GB हो गया। अभी और एक स्टैंड रन करेंगे, तो स्टैंड रन करेंगे तो उसमें 30 GB यूज होगा तो 95 GB हो जाएगा। तो कुछ आवरली हिसाब से हमारा चार्जेस बने, खूब ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक मोटा मोटी बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, उतना एक्सपेंड कर सकते हो आप। बाकी आप स्टोरेज यूज करने के बाद आपका लैब हो जाए तो फिर मैं आपको डिलीशन वगैरह सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो मेक श्योर कि सारी चीज़ें आप डिलीट करो। राइट, ठीक। तो आपको सबसे पहले AMI बनाना, ठीक है। एक्शन पे जाएंगे, जैसे कि आपने स्नैपशॉट की लिया है, एक्शन पे जाएंगे, एक्शन पे जाके यू हैव द ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग द AMI। कॉपी स्नैपशॉट, क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, वो ये इमेज नेम, मतलब आप AMI का नाम रखना चाहते हो, जैसे कि मैं अगर नाम रखना चाहता हूँ WSTC machine 1, इसका हम कस्टम ये AMI का नाम लिख देते हैं, कस्टम AMI। डिस्क्रिप्शन में इसमें HTTP सर्विस इंस्टॉल्ड है, HTTP सर्विस इंस्टॉल्ड, ये मैं नाम लिख सकता हूँ ताकि मुझे बेटर रहेगा ये चीज़ें। बाकी सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एंड 30 GB का इसमें स्नैपशॉट का बनेगा। और स्नैपशॉट जो बनता है, स्नैपशॉट को जगह नहीं देता है AMI। सॉरी, आपको जो AMI बनाते हो AMI के लिए ऐसा नहीं कि AMI के 30 GB आपको फिर से स्टोरेज बढ़ जाएगी, नहीं। AMI बस एक आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, एक इमेज बना रहे हो, ठीक है। तो इमेज के लिए आपको चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्रिएट एन इमेज, ठीक है। आपने इमेज यहाँ पे सेट कर लिया, और जितना मर्जी आप यहाँ पे इमेज बना सकते हो, एक स्नैपशॉट्स यू कैन सी हियर कि आपका AMI पे जाओगे तो AMI पे यू हैव द ऑप्शंस अवेलेबल कि AMI कैटलॉग पे माई वगैरह दिखाता है। हाँ, माई AMI पे अगर जाओगे तो माई AMI पे देखो आपको एक WSDC machine 1 कस्टम AMI आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपके माई AMI पे दिखा कि आपने बनाया। अब इस AMI को अगर आप कम्युनिटी AMI पे डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। कि आप ऐसा चाहते हो कि भाई जनहित पे जारी करना चाहता हूँ, कई सारे लोगों को HTTPS सर्विस नहीं पता है, या फिर आप DBMS डेटाबेस वगैरह इंस्टॉल करके और कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हो, और आप चाहते हो कि भाई सबको मिले, ठीक है। सभी लोग जो DBMS नहीं जानते हो तो वो आपके AMI को यूज़ कर ले। जनहित पे आप अच्छा करना, कल्याण करना चाहते हो तो आप कम्युनिटी AMI पे भी डाल सकते हो, यू हैव द ऑप्शन, ठीक है। फाइन। और या तो आप चाहो तो इस AMI को आप किसी के पार्टिकुलर अकाउंट के साथ भी शेयर कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपका सेम ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप पे है, वो चाह रहे हैं कि भाई आपने अपना जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है, उस EC2 इंस्टेंस का काइंडली मुझे AMI का जो स्नैपशॉट दे दे, तो मैं अपना भी EC2 उसी बेसिस पर रन कर दूँ। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल, ठीक है। तो माई AMI पे आपको यहाँ ऑप्शंस मिलेगा, तो आप जब यहाँ जाओगे स्टेंस पे और यहाँ पे वापस से लॉन्च स्टेंस करोगे, और इसका मान लो आपको मशीन का नाम रखना है, तो मैं इसका नाम WSTC machine 2 रख देता हूँ, जैसे गुड नेम, ठीक है। अब यहाँ पर माई AMI का आपके पास ऑप्शन है, ऑन्ड बाई मी, तो ऑन्ड बाई मी में एक ही AMI है। आपने बहुत सारे बनाए होंगे तो यू हैव द लॉट्स ऑफ ऑप्शन here, लेकिन अभी फिलहाल आपने एक ही AMI बनाया है, ठीक है। तो अभी आपको एक ही दिखेगा, बाकी मशीन आपकी है। अब ये मशीन हम बना रहे हैं तो फ्री टायर पे है, लेकिन आपको 750 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा, क्योंकि अभी आप दो मशीन चला रहे हैं, ठीक है। एक एक घंटा अगर दोनों मशीन चला लोगे तो 2 घंटा यूटिलाइज कर लिया, फाइन। की पेयर पे आप जो बनाए हो आप सेम की पेयर यूज कर सकते हो, या फिर नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज यू आर कॉपिंग इट। आप EBS पूरी तरीके से कॉपी कर रहे हैं,
आप यहाँ पे की पैर अगर नहीं भी डालोगे तो भी सेम यूजर नेम पासवर्ड से वो लॉग इन होगा। ठीक है, तो मैं नहीं डाल। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप जरूरत नहीं है, मैं सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी उस पर एडिट कर चुका हूँ टेस्ट लॉन्च विजर 2 पे। HTTPS की सर्विस मैंने इनेबल कर दी, तो मैं उसी पे चल जाऊंगा। 30 GB मैं EBS ले रहा हूँ एंड नाउ लॉन्च। आई थिंक वी नोटिस दैट यूजर, ये पहले ऐसा ऑप्शंस नहीं था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये ऑप्शंस इन्होंने कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप की पैर सेलेक्ट कर लेना। सो नाउ लेट्स गो टू द इंस्टेंस, और यहाँ रिफ्रेश करोगे तो दो आपको दिखेगा, WSDC मशीन 1 और WSDC मशीन। ठीक है, अब ये कहाँ चल रहा है ये भी आपको यहाँ ऑप्शन देखो, एबिलिटी जोन का यहाँ ऑप्शन है EU-1, ये मैं खोज रहा था, मुझे वहाँ मिल गया। ठीक है, तो सेम आपके एबिलिटी जोन पे चल रहा है EU-1 भी। बाकी हम ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं एबिलिटी जोन अपने हिसाब से। ठीक है, तो इनिशियलाइज हो रहा है, और आपको जो ये WSDC मशीन 2 जो मिलेगा उसमें HTTP की सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी, और जो हमने नोटपैड पे फाइल बनाया था वो फाइल भी आपका अवेलेबल। ठीक है, तो ये हमने रिमोट डेस्कटॉप वगैरह ले रखा था WSDC मशीन 1 को। ठीक है, और इसे हम बंद कर लेते हैं, तो फिर रहने देते हैं। ठीक है, हमें दोबारा ऑप्शन देगा कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए वी हैव अनदर ऑप्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, मशीन ऑन होने देते हैं हम। तो रनिंग स्टेटस है, इनिशियलाइजेशन स्टेट पे है, और चीज़ें पे चलते हैं कि AMI पे चीज़ें जो हम देख रहे थे, क्लिक करेंगे आप, एक्शन पे जाएंगे, एंड यू हैव द ऑप्शंस स्टैक रिक्वेस्ट फॉर डिस्टेंस, एडिट AMI परमिशंस। परमिशंस पे जाएंगे, परमिशंस पे जाने के बाद यू हैव द ऑप्शंस हियर, जो मैं आपको बता रहा था ना कि AMI को शेयर करना या फिर पब्लिक करना। तो अगर देखो शेयर्ड अकाउंट है यहाँ पर, अगर आप AWS अकाउंट जो ID है जो 12 डिजिट का होता है, अगर उसे डालकर अगर आप एडिट परमिशन में जाके इसे अगर परमिशन देंगे या फिर कोई अकाउंट को ऐड कर लेंगे, अकाउंट ऐड करने के बाद इस AMI को आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एडिट AMI परमिशन पे जाकर आप यहाँ पर आप प्राइवेट पे शेयर्ड अकाउंट डाल के और इसे ऐड अकाउंट ID करके आप इसे सेव चेंज करोगे, तो जो सामने वाला जो बंदा होगा जिसका AWS अकाउंट है, तो जी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसकी सेम आपके साथ टाई अप है, तो उसके पास सेम AMI चला जाएगा जो आपने कस्टम AMI अभी फिलहाल बनाया है HTTP सर्विस में। बाकी जनहित में जारी के लिए यहाँ पब्लिक का ऑप्शन है, लेकिन वो डिसेबल है, इसे करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। नो दैट इज फॉर द सेटिंग ऑप्शन इज हियर। AWS की सेटिंग पे जाना पड़ेगा आपको, यहाँ AWS की सेटिंग पे जाना पड़ेगा। EC2 पे चलते हैं, you have the option of setting, सेटिंग सर्च करते हैं, यूनिफाइड सेटिंग। आपके पास ऑप्शन था उसको पब्लिक करने का, ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि पब्लिक करता नहीं ना जनरली, वगैरह का ऑप्शन था, सेटिंग दिखा रहा है ऑल यूजर सेटिंग्स सेम है, सेटिंग मैनेजमेंट, डिस्प्ले लैंग्वेज,
यहाँ पर इस टाइप का तो पेज नहीं आता, और सेटिंग पे जाओ, यूट्यूब पे चल के EMI सेट करने के बाद यहाँ तो परमिशंस है, आई होप यहाँ पे भी सेटिंग होगा। यस, क्लियर है। ओके, अलाउड EMI यहाँ डिसेबल है, यहाँ पर मैनेज पे जाकर आपको इसे इनेबल करना पड़ेगा। मैं दूसरी तरफ चला गया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, और क्या हो गई, इमेज एक्सपर्ट, इमेज क्रेडिट एक्सपर्ट एंड एरे फॉर इमेज। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, हमको क्या लेना है, ऑडिट मोड नहीं, इनेबल मोड, कैंसिल नहीं दिख रहा, मैनेज इनेबल्ड, क्या क्या चेंजेस करते रहते हैं, इमेज क्रेडिट एक्सपर्ट एंड अब इमेज क्रेडिट, कुछ ऑप्शंस वगैरह चेंज किया, लेकिन यहीं से आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। राउड ईएमएल पे आप इनेबल करोगे, तो ये इनेबल पहले हो जाता था, ये क्यों ऐसा ऑप्शन आ रहा है जीएसएन वाला, नॉट अंडरस्टैंड। यहाँ पर अपडेट करोगे तो आपका ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद फिर अगर आप यहाँ पर एएमआई पे जाकर इसके एक्शंस पे जाकर एडिट ईएमआई परमिशन, वहाँ पर आपको ये पब्लिक ऑप्शन इनेबल हो जाता है। मेरे ख्याल से कुछ सेटिंग वगैरह की वजह से उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज करी है कि पब्लिकली हर कोई अवेलेबल ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी वगैरह अलर्ट्स वगैरह होंगे, हो सकता है मे बी। तो पहले लेकिन ये हो जाता था, यहाँ पर सेटिंग में जाकर आपका, लेट मी टू चेक अगेन वंस कि वाई न्यू ईपीएस मॉड्यूल डिसेबल है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस फॉर ईपीएस, ब्लॉक तो नहीं किया मैंने, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस फॉर ईपीएस, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, ये तो ईबीएस का सेटिंग, डाटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ईबीएस का ऑप्शन सब कुछ सही है, उस पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन अलाउड एएमएस पे मैनेज पे जाकर इसे जब हम इनेबल कर रहे हैं तो बाई द जेसन फॉर्मेट इज कम, AMI criteria that defines the allow AMI sources बाई इज कम। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इनेबल करते थे ओके हो जाता था, शायद कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह कुछ क्राइटेरिया वगैरह इन्होंने बदला। इमेज क्राइटेरिया एक्सपर्ट्स एंड एरे ऑफ इमेज प्रोवाइडर, कुछ सिक्योरिटी की वजह से कुछ चीज़ें शायद उन्होंने चेंज करी, लेकिन यहीं से आप पब्लिक AMI कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट पे चलते हैं हम वापस से। तो हमारा जो मशीन है ये आपका ऑन हो चुका है, WSDC मशीन को, इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका आईपी एड्रेस ऑलरेडी पब्लिक आईपी एड्रेस आपके पास है, और इसे नए ब्राउजर पे आप ऐप पे इसे ओपन कर, आई होप HTTP सर्विस सेट करना पड़ेगा, नो इट्स ओके फाइन। अब इस फॉर IT1 आपका खुल रहा, ठीक है, यानी सेम वेब पेज, देखो इसे भी रिफ्रेश कर लो तो ये भी खुलेगा वापस, देखो सेम खुल रहा है। तो ये WSDC मशीन 1 से खुल रहा है, WSDC मशीन 2 से खुल रहा है। तो आपका जो सर्वर नया जो बना, आपने जो इमेज डाला वहां पर, तो आपको HTTP सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप रिमोट एक्सेस डेस्कटॉप भी लेना चाहोगे और पब्लिक आईपी अगर आप डालना चाहो, जैसे कि WSDC मशीन 2 की पब्लिक आईपी आपकी यही है, तो सबसे पहले आपको कनेक्ट करके पासवर्ड वगैरह पता कर लेना पड़ेगा। तो लेट्स गो हियर एंड एंटिटी क्लाइंट, और यहाँ पर आप जाकर गेट पासवर्ड करोगे, सेम
पासवर्ड इज नॉट अवेलेबल, डिक्रिप्ट पासवर्ड, सेम पासवर्ड से ये हो जाएगा, गेट पासवर्ड से हो जाएगा। लेट मी टू चेक इट, क्योंकि ये जब सेम रहता है ना तो हो जाता है पासवर्ड से, क्योंकि सेम हम स्टोरेज कॉपी कर रहे हैं, विल वर्क। लेट मी टू चेक, कनेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ से आप जाकर ये पासवर्ड जो है, पासवर्ड कॉपी कर लो, डाल दो, देखते हैं एक्सेस, यस, ठीक है। मशीन 2 एक्सेस करते हैं, दिस इज नॉट अ मशीन 1, ठीक है, मशीन 2, क्योंकि मैंने बताया था ना कि सेम आप ईपीएस कॉपी कर रहे हो तो आपको पासवर्ड की वहाँ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शन दे रहा था, पहले कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज करी है, फिलहाल हाल फिलहाल में चेंज करी है मेरे ख्याल से, तो कोई बात नहीं है, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी, पुराना पासवर्ड ही हमारा काम कर देगा। तो सेम आपकी ताबिश फॉर आईटी फाइल भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो आपके पास रिमोट पे दो मशीन, ये मशीन 1 है 51.20.183.252, आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, यू कैन सी दिस आईपी इज बिलोंग्स टू द मशीन 1, हमने कॉपी कर रखा, और मशीन 2 का जो आईपी है वो यू कैन सी हियर 51.13.60.186.80, ठीक, ये अलग है, ये मशीन 2 देख भी सकते हो आप यहाँ पर जाकर, मशीन 1, मशीन 2 सिलेक्टेड है, एंड आईपी इज 13.60.187.85, और मशीन 1 का 51. तो दोनों मशीन अभी फिलहाल हमने एक्सेस कर ली, और दोनों पर सेम फाइल्स अवेलेबल है, सेम आपकी वेब पेज अवेलेबल है। सो दिस इज द यूज केस ऑफ योर स्नैपशॉट एंड योर एएमआई। तो स्नैपशॉट से डायरेक्ट मशीन रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्नैपशॉट से डायरेक्ट मशीन रन नहीं कर सकते आप, और उसके लिए आपको एएमआई बनाना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ और देखा हमने साथ साथ कि एएमआई पे आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी को शेयर भी कर सकते हो, तो शेयर करने के लिए आपको एएमआई सेट करके आपको परमिशंस पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अकाउंट वगैरह डालोगे और आप यहाँ परमिशंस अलाउ कर दोगे, तो आपको ये जो कस्टम एएमआई बनाओगे वो शेयर हो जाएगा पार्टिकुलर अकाउंट के साथ। बाकी आपके पास पब्लिक करने का भी ऑप्शन था, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने कुछ चीज़ मेजर चेंजेस कर दी है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, शायद इस वजह से वो नहीं हो पा रहा है, ठीक। और दूसरी बात हमने देखी यहाँ वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम आप ऐड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, 5 GB का स्टोरेज हमने ऐड किया था, उसे एसोसिएट किया था, अब हम मशीन वगैरह टर्मिनेट करेंगे, और टर्मिनेट करके फिर हम उसे यूएसएसएट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और भी, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। तो मशीन फिलहाल मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, अभी और भी चीज़ें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जब यहाँ स्टेंसस रन कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने मन मर्जी का एक पब्लिक आईपी मिल रहा है जो AWS आपको दे, बट यू डोंट वांट, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस मशीन को रिबूट करोगे तो ये पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा, और आपने डीएनएस वगैरह में सारी एंट्री कर रखी है इस पब्लिक आईपी का, फाइन, ठीक है। तो आप चाहते हो कि फिक्स्ड आईपी एड्रेस ही आप रखना चाहो, तो यू कैन गो हियर एंड यू हैव द ऑप्शंस फॉर इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी पे आप पब्लिक आईपी एक पार्टिकुलर परचेज कर सकते हैं, जैसे एलोकेट इलास्टिक आईपी, आपको कहाँ लेना है, नेटवर्क EU01 पे है, ठीक है, और एबिलिटी जोन आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ, रीजन तो ठीक है, रीजन आपने सही सेलेक्ट किया है, IPv4 एड्रेस लेना चाहते हैं, यस हम देना चाहते हैं, ठीक है, और EU01, तो मैं तीनों सेट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, क्रिएट लेटर अपना देखा ना, टैक्स वगैरह डाल सकते हो, आप एलोकेट कर सकते हो। सो नाउ यू आर गेटिंग इलास्टिक पब्लिक आईपी, अगर आप यहाँ क्रिएट करो तो यू हैव द सीन कि 56.228 ये आपको पब्लिक आईपी मिली, ठीक।
अब आप चाहते हो कि मेरे जो मशीन्स हैं वो मशीन्स पे मेरा ये फिक्स्ड आईपी एड्रेस रहे, तो आप इसे एसोसिएट कर सकते हो। इसे आपको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद एक्शन में जाना होगा और एसोसिएट इलास्टिक आईपी करना होगा। सेम जोन पे रहेगा तो स्टेंस आपकी अवेलेबल हो जाएगी। यू कैन सी मशीन 1 मशीन 2 रन कर रही। मशीन 1 के साथ मैं एसोसिएट करना चाहता हूँ, उसका एक प्राइवेट आईपी आप डालना चाहते हैं, जो उस मशीन का प्राइवेट आईपी आप डाल सकते हो, बिकॉज इट विल डू अ स्टैटिक नेटवर्क। इंटरनल आर्किटेक्चर आपका प्राइवेट आईपी पे रहता है, आपको मालूम है। उसके बाद फिर फायरवॉल वगैरह पे वो पब्लिक आईपी पे कन्वर्ट होता है। तो वो बोल रहा है कि WSDC मशीन 1 का प्राइवेट आईपी आप चेंज करना चाहते हो, तो जो था वही सेट कर लो, बिकॉज वी विल डू दैट इन VPC। ठीक है, हम चेंज करेंगे। तो जैसे आप सेट करोगे तो सेम आपको आईपी का ऑप्शन दिखाएगा। यू हैव टू अलाउ दिस इलास्टिक आईपी टू बी रीएसोसिएटेड। ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं है आपको रीएसोसिएटेड करने की। तो एक प्राइवेट आईपी डाल दिया, उसके अगेंस्ट पब्लिक आईपी डाल दिया, एंड नाउ यू विल एसोसिएट इट। तो आपकी उस स्टेंस के साथ ये पब्लिक आईपी अवेलेबल हो जाएगी। ये पब्लिक आईपी जब भी आप खरीदोगे, जब भी यूज करोगे, जैसे कि मान लो ये आपने ले रखा है और लेकर भले आपने किसी के साथ एसोसिएट नहीं किया है, तो फिर भी आपके लिए चार्जेबल है। ठीक है, आपने पब्लिक आईपी ले रखा है, स्टेंस रन किया, स्टेंस टर्मिनेट किया, पब्लिक आईपी रिलीज हो गई, आपको का चार्ज बन गया। ठीक है, लेकिन स्टेंस आपने एसोसिएट कर दिया और मान लो फिर आपने स्टेंस को बंद कर दिया, लेकिन पब्लिक आईपी तो आपने लीज पे ले रखे हैं। इस पब्लिक आईपी का चार्ज आपको लगेगा लगेगा, चाहे आप यूज करो या ना। ठीक है, बुकिंग कर दिया। अब आप देखोगे कि स्टेंस 1 मशीन 1 जो था आपका, जो WSDC मशीन 1 अब इस आईपी के साथ एसोसिएट हो गया। तो यू कैन गो हियर एंड सी द स्टेंस। तो यहाँ पर आप रिफ्रेश कर लेना। 56 आपको आईपी मिला था, तो 56 के साथ देखो ये एसोसिएट। अब अगर आप मशीन 1 की पेज जो 51 पे थी उसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी पेज नहीं खुलेगी। तो इसने कैच वगैरह ले रखा हो तो एक अलग बात। ठीक है, लेकिन ये पेज नहीं खुलनी चाहिए। अब उसकी आईपी चेंज होगी। साथ साथ प्रूफ ये है कि अगर आपको देखना है तो आप जैसे ही यहाँ पे 51.20 पे जाओगे तो ये देखो कनेक्शन आपका डिस्क्लोज हो गया। देखिए आईपी बदल गई, देखो यहाँ पे भी खुल रहा है। नाउ यू हैव टू चेंज। अब आप जो है आपने जो आईपी रखा है नया आईपी, उस आईपी को आप कॉपी कर दो। अब इस आईपी के साथ आप खोलो तो यू कैन। बात यहाँ क्लियर हो गई? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है यहाँ पर? आर्किटेक्चर की बात मैं ज्यादा आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज आर्किटेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको सारी बातें बता दी। इस वजह से यहाँ पर हम सिर्फ AWS डिस्कस कर रहे हैं, ना कि हम आर्किटेक्चर के बारे में बात। ठीक है, फिर बात लंबी चली जाएगी। आर्किटेक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है काफी डिटेल में। ठीक है, इस वजह से मैं ये सारी बातें आपके साथ नहीं कर रहा हूँ कि क्या बेटर डिजाइन है, यहाँ स्टैटिक नेट हो रहा होगा, एक प्राइवेट आईपी चुनना पड़ रहा होगा, सर्वर हम दो क्यों चलाते हैं, 3-4 सर्वर क्यों चला रहे हैं, सेम वेब पेज क्यों रख रहे हैं, लोड बैलेंस, सब बातें नहीं कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज क्योंकि हम ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर्वर और नेटवर्क कोर्सेस पे। काफी डिटेल में कर दिया है, बाकी डिटेल में डिस्कस करने के बावजूद भी हमने वहाँ लैब कर दिया। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट। उस तरह से मैं यहाँ पे स्टेंस स्टोर वॉल्यूम के बारे में भी काफी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इलास्टिक EBS के बारे में कि अटैच कर लिया, एक मेमोरी बना दिया, मेमोरी बना के उसे एसोसिएट कर दिया। ठीक है, उस तरह की बातें मैं आपके साथ काफी डिटेल में नहीं कर रहा हूँ कि आर्किटेक्चर में ऐसा क्यों, बिकॉज यू नो द यूज केसेस। जो चीजें हमने वहां करी थी अपने सर्वर एनवायरनमेंट में, वो सारी चीजें हम AWS पे करें। आपके पास EC2 लॉन्च है, EC2 स्टेंस अवेलेबल है, आप यहाँ वेब सर्वर चलाओ या AD चलाओ, आपकी इच्छा। ठीक है, अभी फिलहाल हम HTTP करके देख रहे हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे AD वगैरह नहीं चला। अब आप बोलोगे कि मैंने वेबसाइट बनाया, वेबसाइट बना के डायरेक्ट आईपी से खोल रहा हूँ, वाई वी आर नॉट गोइंग टू द पब्लिक DNS? हम अपने हिसाब से डोमेन नेम क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि वी यू नो दैट सिचुएशन कि हमें क्या करना पड़ेगा अपना डोमेन नेम डालने के लिए। सबसे पहले हमें AD बनानी पड़ेगी, AD के साथ वेब सर्वर को हमें अटैच करना पड़ेगा, सेम डोमेन पे लाना पड़ेगा, फिर एलियास एंट्री वगैरह सारी करनी पड़ेगी, तब जाके सेम नेम से खुलेगा। डोमेन परचेस करना पड़ेगा।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बिकॉज यू नो दैट, ठीक है, एचटीटीपी की जगह में एचटीटीपीएस खोलना चाहे तो कैसे करेंगे, सीए सर्वर यू नो ऑलरेडी, आपने लैब वगैरह सब कुछ करके देखा भी। दैट्स वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग टू मच डिटेल हियर, क्योंकि हम विंडोज सर्वर जाके नहीं पढ़ने वाले और सारी चीज़ें यहाँ करके देखने वाले, बिकॉज वी हैव द लिमिटेशन। ठीक है, हमारे पास 2 वर्चुअल सीपीयू वाले मशीन है, हम सारी चीज़ें यहाँ कर नहीं सकते। आप चाहो तो कर सकते हो इफ़ यू हैव द मनी। आप चाहते हो मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ सारी चीज़ लाइव इन्वायरमेंट में करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा एक्सपेंड करो, आप बड़ी मशीन चलाओ, बट नो नीड। मैं जहाँ तक आपको रिकमेंड करूँगा कि नो नीड, आपको जो भी करना है, बिकॉज विंडोज सर्वर का जो कंसोल आपने खोला है, क्या ये कुछ डिफरेंट खुलता है अगर आप VMware पे खुलते हो? यही खुलता है ना, यही तो मशीन खुलती है। अब इस पे जो एक्टिविटी करनी वहां कर लो, यहाँ क्यों करना? बस चीज आपको वही लगती है कि लाइव इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, चीजें वही है, वहां पे कर लोगे तो यहाँ भी करो। यू नो अबाउट द WS विंडोज सर्वर 2022 के बारे में सारे फीचर्स पता है, आप कर सकते हो, आप यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ AWS डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ सर्विसेज पता नहीं चला। ठीक है, इस वजह से सिंपली मैं IP एड्रेस से पढ़ूँ। ठीक है, बाकी डी राउट 53 हमारे पास है ऑलरेडी। ठीक है, DNS के बारे में यहाँ डिस्कशन है, जब है तो करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम सिंपली चल रहे हैं इस चीज़ के बाद। आई होप टिल नाउ द पॉइंट इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक, तो आपने क्या क्या सीखा आज? मैंने स्टेंस स्टोर ऑप्शन आपको बताया, EBS के बारे में क्लियर हो गया आपको, EBS एक्चुअली क्या है, सेंस से आता है स्टोरेज। ये सारी मैंने आपको लिख रखी है इस वजह से, ताकि आप इंटरव्यू वगैरह में पढ़ने के लिए ऑप्शन रहे आपके पास। ठीक है, बाकी वॉल्यूम टाइप ये सब चीज़ें हैं कि जैसा रहेगा वॉल्यूम टाइप सेट करोगे, उस टाइप की चीज़ें, जैसे GP3 है जनरल यूज़ के लिए है, उस तरह से HP1 बिग डाटा वगैरह के लिए। ठीक है, कुछ डाटा है जो लो स्टोरेज लो परफॉर्मेंस के लिए, IO2 सेलेक्ट करोगे तो डेटाबेस के लिए हाई IO ऑपरेशन है। ठीक है, उस तरह से SSD HDD के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख रखी है इस वजह से, ताकि आपको इंटरव्यू वगैरह पे दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप वहाँ से रिव्यू करें। ठीक है, तो EPS वैसे स्टेंस स्टोर के बारे में कहानी आपको समझाई मैंने, ऑलरेडी यू नो दैट। AMI मैंने आपको बता दिया, स्नैपशॉट बता दिया, बैकअप दिया जाता है, वही बातें हैं। डायरेक्ट स्नैपशॉट से मशीन रन नहीं होती, आपको AMI बनाना पड़ेगा। AMI के बाद आने के बाद भी आपके पास ऑप्शन है, आप उसे दूसरे किसी अकाउंट के साथ भी शेयर कर सकते हो या पब्लिकली कर सकते हो, जो कि फिलहाल अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बाकी AMI मशीन इमेज के बारे में जो है, जो भी मैंने आपको बताया, अभी फिलहाल विंडो सर्वर कर रहे हैं हम लोग। AMI टाइप, एक आपने जो AMI क्रिएट किया था वो प्राइवेट AMI हो गया, वो आपके लिए खुद के लिए हो गया। पब्लिक AMI जो AWS आपको अवेलेबल करवाता है वो पब्लिक AMI होता है। मार्केट प्लेस AMI, कुछ ऐसे AMI है जो आपको पेड करनी पड़ती है, तो मार्केट प्लेस AMI, ये ऑप्शंस वगैरह हमने ऑलरेडी देखा था। AMI स्नैपशॉट EBS बैकअप है, ये बात हमने डिस्कस करी। इलास्टिक IP हमने आज देख लिया, इलास्टिक IP कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ है AWS सिक्योरिटी ग्रुप, ये हम आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास क्लोज करते हैं, डील करते हैं, बाकी चीज़ें हम फर्दर फिर डिस्कस करेंगे। तो AWS सिक्योरिटी ग्रुप थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब भी आप इधर जाओगे तो सिक्योरिटी ग्रुप पे आपके पास ऑप्शन हैं, हियर यू कैन क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप जितना मर्जी आप बना सकते हो, उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते। ठीक है, तो ऐड रूल्स वगैरह जैसे कि इनबाउंड है और आउटबाउंड है, इसमें 2 रूल्स हैं। तो हियर द ऑप्शन थी कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि ACL पे आपने चीज़ें समझी, ACL पे इस स्टेट ले सकते। ठीक है, जैसे एक राउटर पे आपने ACL बनाया, ठीक है, एक 2 मशीन से। ठीक है, ये मशीन का IP 192.168 10.0/24 का नेटवर्क का है, और इसका IP 172.16.10.0/24। आपने इस पे ACL बनाया कि ये इसको पिंग ना करे। ठीक है, तो
जब ये ट्रैफिक भेजेगा आईसीएमपी तो यहाँ जाएगा और डिनाई हो जाएगा। लेकिन जब ये इसे पिंग करेगा इसे, तो इसका ट्रैफिक यहाँ जाएगा, फिर ये जब रेस्पॉन्स करेगा तो ट्रैफिक यहाँ ब्लॉक। एसीएल स्टेटलेस होता है, यानी अगर आपने एक तरफ से इनबाउंड रूल बनाया है तो आउटबाउंड में सेम रूल नहीं हो, आपको दोनों साइड रूल्स बनाने को, ठीक है। लेकिन स्टेटफुल में चीजें ऐसी होती है कि यू मेक इनबाउंड रूल, आपने इनबाउंड पे रूल बनाया कि ये इससे कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है ये इसको पिंग ना कर पाए तो ये भी इसको पिंग नहीं, ठीक है। जब ये डिनाई है तो ये भी डिनाई है। तो यहाँ पर जो आपका जो स्टेट पे जो रूल्स बनाते हो जो सिक्योरिटी ग्रुप पे, वो आपका स्टेटफुल। यहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रुप जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फुल फ्लेश फायरवॉल की तरह नहीं प्रोवाइड करता। आपको चाहिए फायरवॉल की पूरी फीचर तो आप फायरवॉल इंस्टेंस चलाकर फायरवॉल की फीचर्स रन कर सकते हैं। बाकी ये मोटा मोटा आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि अगर आपने कुछ रूल्स यहाँ बनाना चाहते हैं इनबाउंड रूल्स, तो ऐड रूल्स पे जाओ। ऐड रूल्स पे जाने के बाद कस्टम टीसीपी, यूडीपी, ऑल टीसीपी, ठीक है। कस्टम टीसीपी पे आप पोर्ट नंबर वगैरह डाल सकते हो कि कौन सी सर्विस के लिए अलाउ करना चाहिए, किसके लिए, कहाँ से कहाँ तक, 0.0.0.0/0, मतलब कोई भी अलाउ होना चाहिए। यहाँ पर आप आईपी एड्रेस, अपना पब्लिक आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो आप, ठीक है। उस तरह से आपको चाहिए कि नहीं भाई, एक जो मैं सर्वर एडी बना रहा हूँ, एडी पे मुझे पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना है, तो वहाँ पर आप प्राइवेट आईपी के साथ कम्युनिकेशन अलाउ करोगे, पब्लिक आईपी के साथ कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। इनबाउंड रूल आपने बना दिया तो जरूरी नहीं कि आउटबाउंड रूल बनाने की जरूरत है, कि ऑटोमेटिकली जो इन है वो आउट भी, ठीक है। आउटबाउंड रूल भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कुछ कस्टम स्पेसिफिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेम लिखने का ऑप्शन है, जैसे वहाँ पे लॉन्च विजार्ड 2 3 4 लिख रहा था, यहाँ पे आप कुछ अलग सिक्योरिटी ग्रुप का अपने हिसाब से कस्टमाइज नाम लिख सकते हो, उस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। बीपीसी अभी हमने देखा नहीं है, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। दूसरी और एक चीज़ है सिक्योरिटी ग्रुप, आप जब भी अपना अकाउंट बनाते हो तो हर एक रीजन में आपके लिए एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बन जाता है, यू कैन सी डिफॉल्ट। उस डिफॉल्ट पे जब भी आप खोलोगे तो इसमें कुछ रहता नहीं, इनबाउंड रूल में सब अलाउ, ऑल अलाउ, आउटबाउंड रूल पे सब अलाउ, मतलब कुछ भी आए जाए कोई मतलब नहीं। तो डिफॉल्ट ग्रुप हम यूज नहीं करते हैं, कस्टम अपने हिसाब से बनाते हैं। बाकी कस्टम बनाने का यू हैव द ऑप्शन शेयर, आप क्रिएट पे जाकर, सिक्योरिटी ग्रुप पे जाकर आप अपने हिसाब से टूल्स बना सकते हो। और ऐसा है कि आपने कोई स्टेंस रन कर दिया, ठीक है, स्टेंस रन कर दिया, उसका सिक्योरिटी आप चेंज करना चाहते हो, यू विल सिलेक्ट हियर एंड यू कैन गो हियर द एक्शंस, और जिसके साथ भी आप ऐसे एसोसिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। या आप स्टेंस पे जाकर भी सिक्योरिटी चेंज कर सकते हो, ठीक है। किसी को एडिट करना है, कुछ रूल्स एडिट करना है, वट एवर, ठीक है। आपके पास ज़्यादा सिक्योरिटी ग्रुप हो गया तो आप एडिट भी कर सकते हो भाई। तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इस पे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ अलाउड है कि आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो, यू डोंट हैव द ऑप्शन टू डिनाई। जैसे कि अगर आप यहाँ चलते हो और मैं इसे ओपन करता हूँ, तो हियर इट इज़ इनबाउंड पे आपके पास जो भी रूल्स है, ठीक है, जो भी रूल्स आप बनाओगे सिर्फ अलाउ, एडिट इनबाउंड रूल, कुछ भी करोगे, मान लो कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो, ऐड रूल्स, ठीक है। आप कुछ भी करो तो अलाउ ही कर सकते हो, डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। यू वांट टू अलाउ, तो विच वन इज अलाउ, और जो अलाउ नहीं है वो डिनाई है। ये रूल्स है यहाँ, जिसको अलाउ करना चाहते हो आप अलाउ कर सकते हो, बाकी सभी डिनाई है। यहाँ पर हमने आरडीपी पे सबको अलाउ कर रखा है, इस वजह से अगर आरडीपी में हटा देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट सारे डिनाई, तो जो उसको अलाउ करना है आप उसे अलाउ करो, बाय डिफॉल्ट सारे डिनाई। दिस इज क्लियर, फाइन।
कैंसिल करके बाहर निकलेंगे। काफ़ी चीज़ें रन कर रखी, चीज़ें हटानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या हटाएंगे, हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया था, इस 5 GB के वॉल्यूम को हमें मैन्युअली हटाना पड़ेगा। सो लेट्स गो हियर और एक्शन पे जाएंगे। एक्शन पे जाके डायरेक्ट डिलीट नहीं होता है, डिटैच वॉल्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज इज समथिंग इज कनेक्टेड हियर। तो डिटैच वॉल्यूम करने के बाद वेट फॉर 5 GB। ये जब डिटैच हो जाएगा किसी मशीन के साथ, अवेलेबल है, नो अलार्म है, ओके है, नॉट इंक्रिप्टेड है, कोई खराबी नहीं है इसके साथ, ठीक है, बट इन यूज नहीं है। यू कैन सी अवेलेबल है, इन यूज नहीं है। तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन में जाके इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ बोलेगा आप डिलीट लिखो तो ही डिलीट होगा। ओके फाइन, हम डिलीट लिख देते हैं एंड इट विल बी डिलीटेड। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो 5 GB का स्टोरेज जो हमने बनाया था वो डिलीट हो गया हमारा, ठीक है, दैट्स फाइन। ये 30 GB जो है वो मशीन टर्मिनेशन करने पे ही चला जाएगा, ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट इट। दूसरा चीज है, हमने पब्लिक आईपी ले रखा है, इस पब्लिक आईपी को हमें हटा देना पड़ेगा, अदरवाइज इसके लिए हमें चार्ज देनी है। तो एक्शन सेट करके एक्शन एंड डी एसोसिएट इलास्टिक आईपी सबसे पहले करना पड़ेगा कि जिस मशीन के साथ आपने कनेक्ट किया है उस मशीन के साथ से डी एसोसिएट करना पड़ेगा। तो नाउ इट इज डी एसोसिएट। आप अगर आप स्टेंस पे जाओगे तो स्टेंस पे जाने के बाद अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो यू कैन सी कि इसका पब्लिक आईपी चेंज मशीन 1, यू कैन सी इट इज अगेन 13 आ गया, मशीन 2 का भी 13 आ गया और मशीन 1 का भी 13 आ गया। पहले 51 55 हुआ था तो 55 से भी 50 ये 39, ठीक है, ये चेंज हो जाता है। तो फिर हम पब्लिक आईपी पे जाएंगे, बिकॉज पब्लिक आईपी अभी आपने सिर्फ और सिर्फ डी एसोसिएट किया, आपने डिलीट नहीं किया। आप रिलीज करना चाहते हो, आप यहाँ पे जाओ एक्शन, यू वांट टू दैट कि रिलीज इलास्टिक आईपी, क्योंकि मुझे अब चाहिए नहीं, तो भाई रिलीज कर दो क्योंकि मुझे पैसा नहीं देना है। सो नाउ योर पब्लिक आईपी इज रिलीज, 56 का जो आपको आईपी मिला था वो रिलीज हो गया। अब आप फ्री हो गए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। बाकी सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह के लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते। एएमआई भी आप रख सकते हो, ठीक है, उसके लिए चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, बिकॉज अभी हम स्नैपशॉट ही उड़ा देंगे तो एएमआई का कोई मतलब नहीं। इस वजह से मैं एएमआई भी डिलीट कर देता हूँ, सेट किया मैंने। तो फर्स्ट टर्मिनेट द मशीन देन वी विल मूव इट, ठीक है। तो दोनों स्टैंड से दोनों स्टैंड को सेट कर लो एक ही साथ, एक्शन पे जाओ और सीधा सीधा बात है, इसे टर्मिनेट करो, टर्मिनेट करो, ठीक है। टर्मिनेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखोगे सारी मशीन बंद हो रही है, आपकी रिमोट एक्सेस चली गई है, ठीक है, आप इन्हें हटा दो। अब आपकी ये वेबसाइट वगैरह भी नहीं खुलेगी क्योंकि सारा मशीन बंद हो गया है, तो वेबसाइट वगैरह तो खुलने का सवाल, ये तो खुलेगा भी नहीं, ऐसे भी पब्लिक आईपी आपने यूज कर दिया, लेकिन ये आईपी तो सेम था, लेकिन अब आप खुलेगा नहीं बिकॉज इट विल गो, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, आपने यहाँ पर जो हटाया है टर्मिनेट कर रहे हैं, जैसे टर्मिनेट करेंगे तो आपका ईबीएस जो है, इस मशीन का जो ईबीएस है वो उसका डाटा चला जाएगा, बट यू हैव द स्नैप, वो नहीं जाएगा। डोंट थिंक दैट कि स्नैपशॉट भी चला जाएगा। स्नैपशॉट तो लेते हैं इसीलिए ना कि बैकअप के, ये तो रहेगा। अगर आप इसे रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, और इससे रख कर ऑलरेडी आपके पास एक एएमआई क्रिएटेड है। अब अगर आप आगे लैब करना चाहते हो तो आप किसी ऐसा लैब करना चाहते हो जिसपे कि आप HTTP सर्विस इंस्टॉल करना चाहते हो, तो इस स्नैपशॉट के एएमआई के थ्रू आप मशीन को डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो। बट यू कैन थिंक दैट कि अगर ये मैं स्नैपशॉट रखूँ तो मुझे 30 GB का स्टोरेज का चार्ज लगेगा। 30 GB फ्री है, आप चाहो तो रख सकते हो, ठीक है, लेकिन हमारा चीज़ के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इट डजेंट मैटर। तो हम क्या करेंगे, एएमआई को भी डिलीट कर देंगे और इसे भी कर देंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मशीन हमारा बंद हुआ है कि नहीं, क्योंकि इट टेक्स सम टाइम। मशीन हमारा टर्मिनेट हो चुका है, यू कैन सी, ठीक है, तो हमें मशीन का टेंशन नहीं है। थोड़ी देर बाद यहाँ से डाटा मशीन हटा दिया जाएगा,
सो लेट्स गो टू द EMI और वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है माई EMI का, तो ऑलरेडी आपको दिखा रहा है। सेट करो, एक्शन पे जाओ और इससे आप रीड कर सकते हो। कॉपी EMI देखा ना, डिसेबल EMI। चलो यहाँ पे हम डिसेबल कर देंगे इस EMI को। डिसेबल, ये EMI चला गया हमारा, कुछ काम का नहीं है, लेकिन स्नैपशॉट हमारे पास है ऑलरेडी। स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसे डिलीट स्नैपशॉट करेंगे। ये बोलेगा आपको डिलीट करने के लिए, लिख दो कि वाकई डिलीट करना चाहते हो, बाद में मुझे मत बोलना। सो फेल टू डिलीट स्नैपशॉट, व्हाई? बिकॉज to use AMI, you must first re-register the specific AMI. De-associate, de-register to the wait a minute, माई EMI पे तो नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा EMI तो चला गया, हमने उसे हटा दिया है। तो EMI का थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे हम बंद करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं, एक्शन में जाते हैं, स्नैपशॉट सेटिंग, मैनेज टैग, क्रिएट इमेज, क्रिएट कॉपी, स्नैपशॉट, डिलीट स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मैनेज, स्नैपशॉट स्टोरेज। अब देखते हैं डिलीट स्नैपशॉट, ले तो लेना चाहिए, ये हमने स्नैपशॉट भी डिलीट कर दिया, लेकिन ये ले नहीं रहा। डायग्नोसिस विद Amazon, troubleshoot tips to delete snapshot to use by AMI, must be registered all the associated AMI. If the associated AMI is disabled, select the disabled image filter on the AMI screen, find the AMI and then deregister. ठीक है, आई थिंक द ऑप्शन हैज बीन चेंज्ड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर पे जाना है। द एसोसिएटेड EMI डिसेबल, सेलेक्ट डिसेबल EMI इमेज फिल्टर on the AMI screen to find the AMI and deregister। तो फिल्टर पे जाके डिसेबल इमेज पे जाना है, AMI सेलेक्ट करना है और एक्शन में जाके रजिस्टर रिक्वेस्ट कुछ ऑप्शन इन्होंने चेंज किया, चेक इट, हमने किया डी रजिस्टर्ड AMI करना है। एक्शंस पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, पब्लिक इमेज ये रहा हमारा गेम, इससे हम डी रजिस्टर EMI, डिलीट एसोसिएट EMI, डी रजिस्टर कर दिया हम, तो नाउ इट विल बी। तो यहाँ ऑप्शंस आपको ऐसा नहीं घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज़ें अगर आपको नहीं दिखेगी, उसकी गाइड भी अवेलेबल, ठीक है, गाइड बुक भी अवेलेबल। इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई बटन है, आई बटन पे जाके आप पढ़ सकते, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में सर्विस आपको पढ़नी है आप पढ़ सकते हो, कोई यहाँ पर टेंशन की जरूरत नहीं कि क्या हो गया। तो वहाँ ऑप्शंस बताएगा आपको कि अगर ऐसा कर दिया आपने तो आप जाके ऐसा कर, ठीक है। तो आप ऑलरेडी स्नैपशॉट कई बार डिलीट करने का ऑप्शन दे दिया था हमने, तो स्नैपशॉट डिलीट हो गया, वॉल्यूम डिलीट हो गई,
सिक्योरिटी ग्रुप से कोई मतलब नहीं, इलास्टिक आईपी एक बार चेक कर लो, डिलीट हो गई, ठीक है। एएमआई एक बार चेक कर लो, एएमआई के कोई पैसे नहीं उठते हैं, बट डिसेबल इमेज पे जाकर देखो कोई एएमआई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्टेंस टाइप, स्टेंस पे जाकर एक बार चेक कर लो कि दोनों मशीन टर्मिनेटेड है, फाइन, दैट्स ट्रू, कि आप आपके पास कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अब आप अकाउंट आराम से लॉग आउट कर सकते हो। तो क्रॉस वेरीफाई एक बार कर लेना, कंपलसरी है, क्योंकि अदरवाइज वो चलता रहेगा बैकएंड से, तो आपको चार्जेस बनता रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें हम फिर कल EC2 में फर्दर आगे बढ़ेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप तक देख लिया हमने, और ये 4 रूल्स वगैरह मैंने आपको बता दिया है। AWS EC2 प्राइसिंग है, और कल हम एक्चुअली लिनक्स मशीन भी लॉन्च करेंगे। अभी हमने कंप्यूटर में सिर्फ और विंडोज सर्वर लॉन्च किया था, ये AWS EC2 प्राइसिंग उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट वगैरह नहीं। इलास्टिक आईपी मैं वो देख लेता हूँ, स्नैपशॉट, EBS वॉल्यूम्स, ठीक है। AMI मशीन इमेज वगैरह बता दिया, स्टोरेज वगैरह भी बता दिया कि मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी। तो कल हम लिनक्स मशीन ऑन करेंगे, और लिनक्स मशीन को हम SSH वगैरह करके देखेंगे, ठीक है। तो SSH हम पुट्टी से भी करके देखेंगे, और फिर हम AWS का कंसोल भी यूज़ करके देखेंगे। यहाँ से भी हम SSH कर सकते हैं, यहाँ से भी हम कोई इंस्टेंस रन करते हैं तो उसे कनेक्ट दबाकर यहाँ से भी AWS कंसोल से भी, वेब पेज से भी उसका रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। रिमोट एक्सेस भी ले सकते हैं, साथ साथ आपका SSH भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ AWS कंसोल से, मतलब वेब पेज से सिर्फ SSH कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस नहीं ले सकते हैं, मतलब विंडोज सर्वर का रिमोट एक्सेस नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। तो रिमोट सर्वर का भी हम लोग विंडो एक्सेस RDP सेशन चला सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट भी AWS, ठीक है। तो ये कल करके देखेंगे हम, और साथ साथ पुट्टी से भी करके देखेंगे, और लिनक्स मशीन भी हम एक चला लेंगे अपनी। लिनक्स मशीन चलाने के बाद उससे भी हम SSH करके देखेंगे कि AWS के जो लिनक्स मशीन के साथ SSH कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कल देखेंगे, और फिर प्राइसिंग वगैरह थोड़ा हम कल डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करने के बाद अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा VPC हम डिस्कस कर लेंगे, हल्का फुल्का नेटवर्किंग के बारे में, ठीक है। तो आज क्लास यहाँ क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर कल मिलते हैं फर्दर टॉपिक। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।